होगा। तो हमने इनकॉपी कंप्लीट कर लिया है। आज इनकॉपी को हम लोग एक ब्रीफली देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग इनकॉपी को मतलब कंप्लीट चैप्टर जब हो चुका है तो अब इसको एक बार ब्रीफ कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हमने क्या क्या पढ़ा है और उससे क्या क्या कंक्लूजन्स बाहर आए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको स्लाइड दिख रही होगी। मंथन नेक्स्ट टाइम 11:36 में अलाउ नहीं करूँगा। ठीक है, स्लाइड दिख रही है विवेक? हेलो, चलो ठीक। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली बस बाइंड अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और अल्टीमेटली कंक्लूज़न क्या क्या निकले। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ एन्ट्रापी। याद है डेफिनेशन ऑफ एन्ट्रापी क्या था भाई लोग? एन्ट्रापी की डेफिनेशन क्या थी? एन्ट्रापी की डेफिनेशन क्या थी? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। क्या कि एन्ट्रापी is a function of quantity of heat which shows the possibility of conversion of that heat into work। ठीक है, इसी के बाद इसी में हमने एक और पढ़ा था, वो क्या था? तो एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मतलब हमने दो डेफिनेशन करी कि अल्टीमेटली एंट्रोपी फंक्शन है हीट का, जो ये पॉसिबिलिटी बताती है कि कितनी क्वांटिटी में हीट जो है वो वर्क में ट्रांसमिट हुआ, और एंट्रोपी गैसेस स्टेज पे बताती है कि सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस हुआ, उसके बारे में इन्फॉर्म करती है। तो अल्टीमेटली हमने कंक्लूड किया था कि द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसी के वक्त हमने इसका एक बेसिक इक्वेशन पढ़ा था, और बेसिक इक्वेशन था क्या कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी एस, और change in entropy is a function of ratio of change uh, uh, total heat transfer or absorb per unit temperature difference या absolute temperature। ठीक है, इसके बाद हमने इंट्रॉपी एंड डिसऑर्डरनेस पढ़ा। इंट्रॉपी एंड डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दो अलग अलग बॉक्स रखे, दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन किया, ज्वाइन कराने के बाद एक रैंडमनेस उसमें फैल गया। तो ये रैंडमनेस कितना होगा, इसके बारे में इंट्रॉपी हमें मतलब नॉलेज देती है। अल्टीमेटली हमने इसके पॉइंट मतलब प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। पहला है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। दूसरा, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि डेल्टा क्यू अपॉन टी अगर जीरो हो जाए तब साइक्लिक इंटीग्रेशन में, तो द साइकिल इज कॉल्ड रिवर्सिबल साइकिल। ओके, अब अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू अपॉन टी अगर लेस देन जीरो हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल, एंड दिस इज द पॉसिबल साइकिल। एंड डेल्टा क्यू अपॉन टी अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए देन द साइकिल इज कॉल्ड इम्पॉसिबल साइकिल। और इसी समय आपने दो और नए रूल्स पढ़े थे, जिसमें ये बताया था कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग, if is equal to 0 then it is called reversible cycle, and if it is greater than 0 then it is called irreversible process। ठीक है, और लास्ट में इसका यूनिट वाला पार्ट याद रखना है आपको कि किलो जूल पर केल्विन। चलिए, इसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था क्लॉसेस स्टेटमेंट। तो क्लॉसेस स्टेटमेंट से पहले आपका जो नोट कॉपी होना चाहिए उसमें क्या होगा? तो सबसे पहले आपकी एंट्रोपी की दो डेफिनेशंस आएंगी। ठीक है, उसके बाद उसका जो फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन
डेल्टा क्यू अपॉन टी, ये वाला पार्ट लिखेंगे। और इसके बाद वो 3 पॉइंट्स लिखेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले सिस्टम वाला, दूसरा वो जो 3 कंडीशंस दिए हैं, और तीसरा जो 2 कंडीशंस दिए हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इंटरव्यू का पार्ट। अब सेकंड पार्ट आता है क्लॉसियस थ्योरम। तो क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो। अब साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू अपॉन टी के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले एक सिस्टम बनाया, जो सिस्टम का एरिया था ए बी सी डी। अब उसको एन नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपने बोला कि ये जो प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में अगर मैंने एक इंडिविजुअल का पार्ट लिया, कौन से इंडिविजुअल की बात की है? तो 1 2 3 और 4, ये मतलब एक इंडिविजुअल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिप के टाइम पे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है? तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड अगेन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। और उस समय क्या होता है? तो उस समय आपने ये फॉर्मूला लिखा कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू ऑफ हायर रिजर्वायर अपॉन टी एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ लोअर रिजर्वायर अपॉन टी एच। ये कैल्विन ने आपको ये प्रोवाइड किया हुआ था। तो अल्टीमेटली हीट सप्लाई ऑफ हायर रिजर्वायर अपॉन टी एच प्लस हीट सप्लाई एट लोअर रिजर्वायर अपॉन टी एल इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आपने दूसरे के लिए निकाला और अल्टीमेटली कंक्लूड किया कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ एक्सेप्ट टू सो ऑन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स आपने कंक्लूड किया कि डेल्टा क्यू अपॉन टी फॉर रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल टू जीरो। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि ये वाला पार्ट, ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको 1 या 2 बार लिख के याद कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल किया था। न्यूमेरिकल में ये बताया था कि अगर रिवर्सिबल हीट इंजन है जो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट फ्रॉम टू रिजर्वॉयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 800 Kelvin and 550 Kelvin and reject to the reservoir at 300 Kelvin, calculate the thermal efficiency and heat supply by each thermal level। ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके बेसिस पे आपने क्या किया? तो टोटल को Q इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू लिखा, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। तो आपका ये वाला पार्ट हीट सप्लाई था, ये वाला पार्ट हीट रिजेक्शन था। वर्क डन की वैल्यू आपको दे के रखी है, तो आपने एक इक्वेशन बना दिया क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू दिस वन। तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, जिससे आपने एफिशिएंसी निकाली। अब इंडिविजुअल का Q1 और Q2 आपको निकालना था। तो Q1 और Q2 निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन ये दिया हुआ था, और दूसरा इक्वेशन आपने डेल्टा क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो से रखा, मतलब Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस Q3 अपॉन T3। अब ये Q3 बाई Q माइनस Q3 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। और अल्टीमेटली आपका इसके बेसिस पे एक और इक्वेशन बना, जो है ये इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 से आपने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू जो Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फिर बोल रहा हूँ मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा इसको। चलिए फिर इसी तरीके से आपने सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल किया, जिसमें अगेन इस बार 3 रिजर्वायर्स थे, Q1 Q2 Q3। उसके बेसिस और Q4 हीट रिजेक्टेड था। इसके बेसिस पे आपका इफ़िशियंसी निकालना था और अल्टीमेटली इक्वेशन बनाना था। तो आई थिंक ये वाला पार्ट मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, तो आपने कर लिया था। चलिए इसके बाद आपका एक टॉपिक आया कि इंट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी। अभी आपको प्रूफ करना है। तो हमने जो क्लॉसियस स्टेटमेंट में डेरिवेशन वाला पार्ट पढ़ा था, वही डेरिवेशन वाला पार्ट आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। कैसे? तो उसने क्या किया? कंसिडर किया 2 स्टेट है, स्टेट 1 एंड स्टेट 2। अब स्टेट 1 से 2 पे जाने के लिए हमारे पास पाथ ए है, और 2 से वापस आने के लिए पाथ बी और पाथ सी। तो अल्टीमेटली कंक्लूड किया गया कि पाथ ए प्लस पाथ बी इज इक्वल टू जीरो होगा, और पाथ ए प्लस पाथ सी इज इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स पाथ बी माइनस पाथ सी इज इक्वल टू जीरो, और
अल्टीमेटली इससे हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ऑफ 1 to डेल्टा क्यू अपॉन टी एट पाथ बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 1 एट पाथ सी, दोनों इक्वल हो गया और वो किसके इक्वल हो गए, तो वो चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल हो गया। सो अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड करते हैं कि हैंस इट इज़ अ पॉइंट फंक्शन एंड इट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। याद रहेगा, इजी है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आपका एक आया था इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस इक्वेशन। तो मैंने जो आपको बोला, सबसे पहला इंट्रॉपी की डेफिनेशन, देन क्लॉसियस स्टेटमेंट, और ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस। तो इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, द इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन टी अराउंड द साइकिल इज लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन टी जो है वो आइदर इज इक्वल टू जीरो होगा या लेस देन जीरो होना चाहिए। कब, तो साइक्लिक प्रोसेस में, ये वर्ड याद रखना है, साइक्लिक प्रोसेस में। तो इसके बेसिस में आपने क्या किया, सबसे पहले रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल, दोनों के बेसिस पे आपने इफ़िशियंसी की इक्वेशन निकाली, और रिवर्सिबल की इफ़िशियंसी ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल, और उसके बेसिस में आपने लास्ट में कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया कि डेल्टा क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो अगर हो गया देन इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल साइकिल। इफ डेल्टा क्यू अपॉन टी इज लेस देन जीरो हुआ देन इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल साइकिल, और अगर डेल्टा क्यू अपॉन टी इज ग्रेटर देन जीरो होगा देन इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल साइकिल, सॉरी इम्पॉसिबल साइकिल। ठीक है, और इसी के बाद आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, जिसमें आपका बताया था कि एक हीट इंजन है जिसकी हीट सप्लाई Q1 की वैल्यू 991 है, Q1 की वैल्यू दी हुई है और Q2 की वैल्यू दी हुई है। तो अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना है कि पॉसिबल हीट रिजेक्शंस, मतलब ये जो आपके पास तीन दिया हुआ है इनमें से कौन सा किस केस में आएगा, मतलब वो आएगा रिवर्सिबल आएगा, इरिवर्सिबल आएगा कि इम्पॉसिबल आएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपने ये न्यूमेरिकल किया था। ये न्यूमेरिकल करने के बाद सेम टाइप का न्यूमेरिकल आपका 4.5 बताया था और 4.6 बताया था। ठीक है, तो यहाँ कंक्लूजन का पार्ट सभी ध्यान से सुने। आप जैसे ही 4.6 और अगर 4.7 भी सॉल्व करना चाहो, बराबर है, 4.6, 4.7, 4.8 और ये 4.9। चलिए, तो याद रखिए आपको 4.9 तक के सारे न्यूमेरिकल्स अटेंड करने हैं। क्यों, क्योंकि जीटीयू इससे बाहर आपको लेके नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स आपको अटेंड करने हैं 4.9 तक का। मैं मिड सेम के बाद आपका इस चैप्टर का टेस्ट लूँगा, तो जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं केवल यही पार्ट पूछूंगा, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूँ बस उतना आपको कवर करना है। ठीक, चलिए इसके बाद आता है, इसके बाद का जो पार्ट है ना ये केवल आपको पढ़ के निकल जाना है। पढ़ के निकल जाने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक बार पढ़ा, जैसे यहाँ बताया इंट्रोपी चेंज ऑफ ओपन सिस्टम। तो इंट्रोपी चेंज ऑफ ओपन सिस्टम में उसने क्या बोला कि भाई जो क्या बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, तो रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज विथ हीट प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी चेंज विथ मास। ये दो वर्ड्स आपको बस याद रखने हैं, और इसके बेसिस पे आप एक हल्का फुल्का सा डायरेक्शन पार्ट कर लेंगे तो ये आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब जो मैंने आपको बोला था इंट्रोपी क्लॉसेस इन क्लॉसेस, उसके बाद ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमने पहले से बताया था कि अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है मीन्स विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, मतलब वो एक प्रोसेस से दो प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में जा रहा है और उसकी वजह से एक सराउंडिंग में अगर कोई भी चेंजेस नहीं आए देन वी हैव से दैट रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल क्या होगा, तो जो चेंजेस ऑकर करते चलेंगे। ठीक है, तो इसका एक डेफिनेशन विथ एग्जांपल ये आपको पढ़ के रखना है।
इसके बाद आपका आया था प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, अब आपको बस सेम याद रखना है कि ये आपका जो आपने डेरिवेशन पढ़ा था कि एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, वो आपको प्रूफ करना था। सेम प्रूफ यहाँ पे एज इट इज कॉमन है, कोई चेंजेस नहीं है। बस ए और बी को रखो, ए और सी को रखो और अल्टीमेटली दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके कंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल आया। तो एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल में आपको केवल दो पर याद करके रखिए। कौन कौन सा? एक मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड पर लीजिएगा, और क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और दूसरा हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। बस ये दो अगर आप पढ़ लिए, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स, जिसमें हम दोनों को कंपेयर किए, टी एफ की वैल्यू फाइंड आउट किए, और टी एफ की वैल्यू जब बाद में पुट किए तो उससे हमारा एक इक्वेशन बना एम वन सी पी वन नेचुरल लॉग टी एफ अपॉन टी वन और टी एफ अपॉन टी टू, और अल्टीमेटली दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करने के बाद हमारा डेल्टा एस है। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका जो न्यूमेरिकल्स था, कौन सा न्यूमेरिकल? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये वाले जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसको एक बार अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये उसी का एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो अगर ये वाला डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया तो अल्टीमेटली इसके बेसिस पे आप ये न्यूमेरिकल का पार्ट इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ अब जो पार्ट है वो बस पढ़ के निकलते जाइए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल पार्ट आया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब मैंने कितना बोला, 4.1 से लेकर 4.9 तक, और 4.12 से लेकर एक बार चेक कर लेते हैं, ये आया, ये आया, अब तो बराबर है 4.16 तक। 4.12 से लेकर 4.15 तक के आप न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपके पास ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं, जो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके। लास्ट में आया था टेम्परेचर इन टॉपी डायग्राम। तो टेम्परेचर इन टॉपी डायग्राम आपने स्टार्टिंग से पढ़ के रखा हुआ है कि अगर कांस्टेंट प्रोसेस है तो कांस्टेंट में स्टेट आएगा, और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें कर्व पार्ट बनेगा। बस इसके बेसिस पे आपका अल्टीमेटली वर्क डन का फॉर्मूला, जो Q1 माइनस क्यू टू और T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा क्यू, ये तो आपको पता ही है क्या, कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? तो Q इज इक्वल टू होता है T इंटू डी एस, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से डी एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा? चेंज इन चेंज इन हीट ट्रांसफर और हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये इसमें आ गया, इसलिए मतलब ये वाला जो पार्ट है, अब आपको याद रखने वाला पार्ट है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ, Q1 माइनस क्यू टू और T1 माइनस T2 इंटू डी एस, ठीक है। बस इसी तरीके से आपकी ये थोड़े बहुत मतलब जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ के रखा है कि मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट गैस प्रेशर प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होता है, उन सब में एंट्रोपी का रोल बता रहा है। तो ये एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए इस चीज़ को बस देखते देखते अगर निकाल दोगे तो चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अल्टीमेटली अब मैं बोल सकता हूँ, अच्छा, एक लास्ट आया था इंट्रॉपी चेंज फॉर प्योर सिस्टम। तो हमने ये चीज़ पहले से पढ़ के रखी है कि -4 डिग्री से सेल्सियस से लेकर वो जो सुपर हीटेड तक जाता है, तो उस समय उसके इंट्रॉपी में क्या चेंजेस आते हैं। बस वो चीज़ आपको, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे, कौन सा? पावर प्लांट, मतलब स्टीम पावर प्लांट और गैस पावर प्लांट, वहाँ पे एंट्रोपी में इस चीज़ का रोल आएगा। तो ये वाला पार्ट जो है, मतलब डेरिवेशन वाला जो पार्ट है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और अपने को वहाँ पे उसको यूज़ करना होगा। बस इस
के जो न्यूमेरिकल्स है ये इतने खास नहीं है, क्योंकि लास्ट आते आते वो फिर न्यूमेरिकल टेस्ट नहीं करते हैं। लास्ट में आया था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसमें ये बताया था कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी जो होता है वो जीरो होता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, और इसके बेसिस के इसके एप्लीकेशन से। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो